मैं हूं राजेंद्र खुटेला और आप देख रहे हैं हरियाणा स्वाभिमान मंच। दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा श्री गोविंद राम तोमर। आज मेरा व्याख्यान इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है। महाभारत युद्ध एक विश्व युद्ध के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने। श्री परीक्षित जी महाराज की मृत्यु तक्षक सर्प के डसने से हुई और महाराज तक्षक की मृत्यु के समय श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, जिस कथा ने पूरे विश्व का कल्याण किया है। यह कथा जग प्रसिद्ध है। परीक्षित के बाद उस परंपरा को उनके पुत्र जन्मेजय ने आगे बढ़ाया। उन्हीं पांडव वंशियों ने सैकड़ों पीढ़ियों तक शासन किया और यह परंपरा ईस्वी से 300 वर्ष पूर्व तक चली। इसके बाद इसी वंश में एक राजा अनंगपाल तोमर प्रथम ने 736 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी के रूप में पुनः स्थापित किया और दिल्ली पर 736 ईस्वी से लेकर के 1192 तक इन्हीं पांडववंशी तमरों ने शासन किया। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट गोविंद राम तोमर हुए हैं, जिन्होंने 1191 में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ा और मलेच्छों को खदेड़ कर विजय प्राप्त की। परंतु मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में सम्राट गोविंद राम तोमर सहित हजारों सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यदि उस समय दूसरे हिंदू राजाओं ने इनका साथ दिया होता तो हो सकता है युद्ध का नतीजा भिन्न होता और इसके बाद पूरे उत्तरी भारत में मलेच्छों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। तवरों का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। उन्होंने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई और ना ही कभी युद्ध से पीठ दिखाकर भागे और ना ही कभी झूठा इतिहास प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कई इतिहासकार जैसे भाट चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को आधार मानकर दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो 16वीं सदी में लिखा गया इतिहास है, यानी कि उस समय से लगभग 300 से 350 वर्ष बाद, जब 6 और 7 पीढ़ी बदल चुकी हों उस समय, इसलिए इस ग्रंथ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। यदि नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखित हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध तथा हसन निज़ामी द्वारा लिखित इतिहास तथा गोपीनाथ शर्मा आदि का इतिहास पढ़ें तो कुछ तथ्य सामने आते हैं जिनमें कोई किसी इतिहासकार के तथ्यों में भिन्नता नहीं है। जैसे दिल्ली का जो सम्राट हैं 1105 से लेकर के, मैं कुछ बाद वाले सम्राटों की बात करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, 1105 ईस्वी से लेकर के 1130 ईस्वी तक दिल्ली के सम्राट हुए महिपाल तोमर। 1130 से 1146 तक अनंगपाल द्वितीय, 1146 से 1164 तक सम्राट मदन पाल तोमर जी दिल्ली के शासक हुए हैं और 1164 से 1190 में पृथ्वीराज तोमर वंश में भी पृथ्वीराज हुए हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जिसके कारण कुछ कन्फ्यूज़न इतिहासकारों ने क्रिएट किया है। 1164 से 1190 में पृथ्वीराज तोमर भी दिल्ली के शासक हुए हैं और 1190 से 1192 तक गोविंद राम तोमर, जिन्होंने तराइन के दोनों युद्ध लड़े हैं। यदि इसी समय दिल्ली सम्राट महिपाल तोमर के समकालीन अगर अजमेर के शासन को देखा जाए तो 1090 से 1110 तक पृथ्वीराज प्रथम इनके शासक हुए हैं और 1110 से 1135 पर अजयराज सेकंड का अजमेर पर शासन रहा है और 1135 से 1150 तक अर्नोराज जी ने शासन किया है। 1150 में जगदेव शासक हुए जिनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 1150 से 1164 तक विग्रहराज ने शासन किया है, जिन्होंने अपने ही सेनापति को जेल में डाल दिया था। तथा 1164 से 1165 तक अपर गांगे तंवरों का भांजा है, ये अपर गांगे ने शासन किया है, जिनकी भी हत्या पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा कर दी गई थी। और 1165 से 1169 तक पृथ्वीराज सेकंड का शासन रहा है। 1169 से 1168 तक सोमेश्वर का शासन रहा है। सोमेश्वर जी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी हैं। इसके बाद 1178 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका शासन रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको परखना और देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
पृथ्वीराज सेकंड का शासन रहा है 1165 से 1169 तक, ये अजमेर के शासक रहे हैं। सोमेश्वर जी हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी सोमेश्वर जी अजमेर के शासक रहे हैं 1170 से 1177 के बीच में। सोमेश्वर की पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी को ही बताते हैं कुछ इतिहासकार कि ये तंवरों की पुत्री थी। ऐसा नहीं है, कर्पूरी देवी तंवरों की पुत्री नहीं थी। सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान और हरिराज। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में 1177 में शासक बने। सोमेश्वर के भाई हैं धेगनराज। धेगनराज को धीरराज ब्याई हुई थी। धीरराज थी मदनपाल तोमर जो शासक हुए हैं 1146 से 1164 में दिल्ली के जो शासक हुए हैं तोमर शासक, उनकी पुत्री थी धीरराज। धीरराज की शादी हुई थी धिगनराज को। धिगनराज के 2 पुत्र थे, अपर गांगे और नागार्जुन। अपर गांगे वही हैं जो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया 1164 से 1165, लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने शकंबरी का शासन किया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने की थी। और उसके बाद इन तथ्यों को अगर परखा और देखा जाए और प्रचलित जो कहावतें हैं अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो प्रचलित कथा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान थर्ड अनगपाल की बेटी कर्पूरी का पुत्र था और अनगपाल तीर्थ के लिए चले गए। वह दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया। ये कहानी तथ्यों पर खरी नहीं उतरती है। अनगपाल का शासन 1130 से 1146 तक रहा है, जबकि पृथ्वीराज का जन्म ही 1166 में हुआ है। तो फिर अनगपाल जी अपने शासन काल में अपने शासन को पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैसे दे सकते हैं, जबकि उस समय पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी नहीं हुआ था। दूसरा तथ्य है मदनपाल तोमर दिल्ली सम्राट जो 1146 से 1164 तक दिल्ली के सम्राट रहे हैं, उनकी बेटी का नाम है धीरराज, जिसकी शादी हुई थी धिगनराज को। धिगनराज पृथ्वीराज का चाचा है और 1164 से 1165 में धीरराज का बेटा अपर गांगे शाकंबरी का राजा बना, जिसका कत्ल पृथ्वीराज द्वितीय ने किया था। और दूसरे बेटे नागार्जुन को भी पृथ्वीराज थर्ड ने घेर लिया था, जिस पर वह जान बचाकर दिल्ली आ गया था। बाकी सभी उसके साथियों व परिवार के लोगों का गला काट कर पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में लटका दिया था। चौहान वंश के शासक विस्तारवादी थे, जिनका युद्ध गुजरात के चालुक्यों के साथ हुआ, दिल्ली के तंवरों के साथ हुआ। किसी भी राज्य पड़ोसी राज्य से इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। दिल्ली का राज्य मोहम्मद गौरी से तराइन के युद्ध में भी सहायता की कोई आशा चौहान वंश से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों वंश एक दूसरे के कठोर दुश्मन थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अति महत्वाकांक्षी राजा थे और शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, वो तराइन के युद्ध में भाग गए हों, बिल्कुल ही विरोधाभासी लगता है। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और गोविंदराय तोमर के बीच युद्ध का वृत्तांत मिलता है, क्योंकि गोविंदराम तोमर ने भाला मारकर मोहम्मद गौरी को घायल किया और उसके सैनिकों से लेकर भाग गए। पृथ्वीराज चौहान या उसके सेनापति स्कंद कहीं भी इस युद्ध में दिखाई नहीं देते। तराइन के दूसरे युद्ध में दिल्ली अधिपति गोविंदराम तोमर के शहीद होने पर ही युद्ध समाप्त हो जाता है। यदि राजा कोई और अन्य होता तो युद्ध समाप्त नहीं होता। तराइन शब्द से भी प्रतीत होता है कि यह केवल तंवरों का ही युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यदि युद्ध से भाग भी रहे थे तो सिरसा पंजाब की तरफ क्यों जाएंगे? उनका तो अजमेर जाना चाहिए था, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के सैनिक व सभी परिवार के लोगों का गला काटकर अजमेर किले की दीवार पर लटका दिया था और नागार्जुन ने दिल्ली तंवर राज्य में शरण ली थी। क्योंकि नागार्जुन तंवरों का भांजा था, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि चौहान शासक व तंवर राजवंश एक दूसरे के कठोर शत्रु थे। इसलिए लगता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में
कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मोहम्मद गौरी की मदद की थी। चौहान दुर्ग में एक धड़ा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था और सकंद में मोहम्मद गौरी से मिला हुआ था और साजिश का हिस्सा था। सभी तथ्यों को खंगालने से प्रतीत होता है कि तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि संधि कर लो और मुझे अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दो। पृथ्वीराज इस मुगालते में थे कि मेरी मोहम्मद गौरी से कोई दुश्मनी नहीं है, अतः सेनापति स्कंद की बातों पर विश्वास कर खुद सैनिकों के साथ मोहम्मद गौरी से संधि पर विचार बातचीत करने के लिए लाहौर की तरफ चल दिए, जहां साजिश करके मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने उन्हें सिरसा में बंदी बना लिया और सेनापति स्कंद ने यह सूचना रानी को दी। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट गोविंद राम तोमर थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि व संस्कृति रक्षा के लिए अपने हजारों सैनिकों के साथ प्राणों की आहुति दी और युद्ध में पीठ न दिखाई। इसी मोहम्मद गौरी को झेलम क्षेत्र में नदी के किनारे खोकर नामक जाट कबीले ने जहन्नुम पहुंचा दिया और मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजवंश भारत में स्थापित किया। तंवर वीरों ने अपना जीवन देश और मातृभूमि की रक्षा में बलिदान कर दिया। आओ हम सब दिल्ली के अंतिम सम्राट श्री गोविंद राम तोमर व उसके सभी वीर बलिदानियों को सत सत नमन करें और इस ऐतिहासिक घटनाओं से शिक्षा लें। आप सभी देशवासी और विशेषकर पांडववासी तोमर, तूर, कुंतल, खुटेला सम्राट गोविंद राम तोमर की याद में स्मारक बनवाएं। तोमर डायनेस्टी का इतिहास बारीकी से जांचने और खोजने की जरूरत है। इसी संकल्प के साथ तोमर डायनेस्टी पर एक गोष्ठी का आयोजन 2021 में अक्टूबर मास में दशहरा से पहले फरीदाबाद सेक्टर 16 में किसान भवन में पांडव सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। यदि आप सहमत हों तो आप कमेंट अवश्य करें और अपना फ़ोन नंबर दें ताकि हम आपसे संपर्क बना सकें। आपने वीडियो सुना, यदि अच्छा लगा तो हरियाणा स्वाभिमान मंच सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा सभी पांडव वंशियों के पास इसे पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।